मित्रों, इस वीडियो व्याख्यान में आपका स्वागत है। हमने एकांकियों के बारे में पूर्व में अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने एकांकी के तत्व क्या होते हैं, एकांकी की परिभाषा क्या होती है, एकांकी की विशेषताएं क्या होती है। इस तरह से अध्ययन के माध्यम से हमने एकांकी के बारे में अपने भीतर काफ़ी समझ पैदा कर ली थी, और उस समझ का ही परिणाम है कि हम एकांकी के बारे में कुछ जानने लग गए हैं। हम चूँकि द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, तो इन एकांकियों के बारे में हम किस तरह से अध्ययन करें या एकांकियों को कैसे पढ़ें, ये जानना हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। एकांकी मात्र आप विद्यार्थी होने के नाते ही नहीं पढ़ते, अन्य लोग भी एकांकियों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो मैं उन सब को ध्यान में रखते हुए ये बात कहूँगा कि हम एकांकी कैसे पढ़ें, एकांकी को कैसे समझें और एकांकी का आनंद कैसे उठाएं। यदि एकांकी पढ़ने वालों की दृष्टि से हम देखें तो इनको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, या ये कहूँ कि मैं इनको 3 श्रेणियों में बांटना पसंद करता हूँ, जो आगे हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा समझने में। पहली श्रेणी में वो लोग आते हैं जो बिल्कुल सामान्य व्यक्तित्व लिए होते हैं, न वो छात्र होते हैं, न वो समीक्षक होते हैं, और एक आनंद के लिए साहित्य का अध्ययन करते हैं। तो वो लोग जब उनके हाथ कोई एकांकी आती है पढ़ने के लिए, या मंचित यदि कोई एकांकी की जा रही हो तो मंचन के रूप में उनके सामने आती है, तो वो लोग उस एकांकी की गहराई में नहीं जाते। एकांकी देखेंगे, घटनाक्रम को देखेंगे कि लेखक या एकांकीकार उन तक क्या पहुंचाना चाहता है, और यदि उस घटनाक्रम में उनकी रुचि उत्पन्न हो गई तो वो उसमें आनंद लेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि इस नाटक में क्या कमी है, इस एकांकी में क्या कमी है, ये साहित्यिक मानदंडों पर खरी उतरती है नहीं उतरती। उनका मूल उद्देश्य या मूल जो हम कह सकते हैं देखने का जो भाव है, वो इसलिए रहेगा कि उनको या उनके भावों को झकझोरने वाली वह एकांकी है या नहीं। यदि वो भावों को झकझोरती है तो वह उनको प्रभावित करती है और वो उससे आनंदित होते हैं। वो ये नहीं जानेंगे कि एकांकी के तत्व क्या होते हैं, परिभाषा क्या होती है। वो तो एक चीज़ जानते हैं कि एकांकीकार ने एकांकी लिखी है और वो हमारे लिए लिखी है, हर हम उसका आनंद लें। और यदि कोई शिक्षा उसमें है, कोई बात उसके उपयोग की बताई गई है, तो वह उसको ग्रहण कर लेगा। तो वो अपने मनोरंजन के लिए या अपने लिए कुछ आदर्श पाने के लिए या अपने तनावों को भूलने के लिए उस एकांकी के माध्यम से आनंद लेता है। ये तो एक सामान्य पाठक की बात हुई या दर्शक की बात हुई। दूसरा वर्ग आता है विद्वान लोगों का, समीक्षकों का, समालोचकों का। समालोचकों की दृष्टि बिल्कुल अलग होती है। ऐसा नहीं है कि वो आनंद नहीं लेंगे,
उसकी जो अनुभूति करने की जो क्षमता है वो तो सामान्य से अधिक मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उस अनुभूति के साथ साथ उसका ज्ञान भी काफ़ी परिपक्व होता है। तो वह सक्षम होता है कि उनके सामने जो एकांकी लिखी गई है या मंचित की गई है वो कैसी है, उसमें क्या कमी रह गई है, कौन सी कमी को दूर करके उसको दोबारा लिखा जा सकता है, या ये कमी नहीं रहती तो ये एकांकी और अच्छी हो जाती, इस पर वो विचार करते हैं। अर्थात उनके मनोमस्तिष्क पर साहित्य शास्त्र के जो नियम हैं वो भी छपे हुए रहते हैं। तो उन नियमों का ध्यान उनको बार बार आता रहता है। एकांकी यदि किसी साहित्यकार ने लिखी है तो जीवन को लेकर ही लिखी है, जीवन के किसी घटनाक्रम को लेकर लिखी है, जीवन के किसी एक भाग को लेकर के लिखी है, या जीवन के किसी क्षण विशेष को लेकर के लिखी है, या समाज की किसी समस्या विशेष को लेकर के लिखी है। तो निश्चित तौर पर व्यक्ति होने के नाते समीक्षक को भी वो प्रभावित तो करेगी और वह भी उसका आनंद लेगा। साहित्य आनंद अनुभूति के लिए ही होता है। वह भी गमगीन होगा, वह भी खुश होगा, वह भी उदास होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बावजूद वो काव्य शास्त्र ने जो कसौटियां तय की है उन कसौटियों का भी ध्यान रखेगा और उन पर उन एकांकियों की कसौटी करेगा। और अपनी राय भी भेज सकता है यदि एकांकीकार मांगता है, या नहीं मांगता है उसका अता पता उसके पास होता है तो लिखेगा, या किसी पत्रिका में या किसी समीक्षात्मक जो पत्रिका है या पुस्तक है उसमें अपनी बात को रख सकता है। तो यहाँ देखिए, एक सामान्य व्यक्ति और एक समीक्षक, क्योंकि सामान्य व्यक्ति उस तरह से पढ़ा लिखा नहीं है जिस तरह से समीक्षक होता है। समझ सामान्य व्यक्ति में भी है, लेकिन उसकी वो समझ नहीं है जो साहित्यिक समीक्षक की हो सकती है। तो समीक्षक उस एकांकी के तत्व जो होते हैं उन पर ये एकांकी खरी उतर रही है या नहीं उतर रही, इस एकांकी में कौन से पात्र हैं तो कौन सा पात्र प्रमुख है तो क्या जिस उद्देश्य को लेकर के एकांकी लिखी जा रही है वो उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। इन सब पर समीक्षक चिंतन करते हुए उस एकांकी को देखेगा या पढ़ेगा, और देखते पढ़ते वक्त तो हो सकता है कि वो एक सामान्य पाठक की तरह, एक सामान्य दर्शक की तरह उसमें खो जाए। उस वक्त हो सकता है समीक्षा न कर पाए और वह भी आनंदानुभूति में मग्न हो जाए, आनंदानुभूति में वह मग्न हो जाए। लेकिन जैसे ही वो उस मग्नता से बाहर निकलेगा उसके मन मस्तिष्क में ये बात आएगी कि ये एकांकी किस तरह की है तो किस श्रेणी में इस एकांकी को लिया जा सकता है। एकांकियों की जो विभेद हैं तो उन विभेदों में कौन से विभेद के अंतर्गत ये एकांकी रखी जा सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समीक्षक एकांकी को देखेगा। अब आते हैं मुख्य बात पर, जो हम विद्यार्थी होने के नाते हमें पढ़ना चाहिए। वो कैसे पढ़ें? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको आप समझें कि आप पाठ्यक्रम से बंधे हुए होते हैं। आपको एक निश्चित पाठ्यक्रम दिया गया है, उस पाठ्यक्रम में निश्चित एकांकियां दी गई है जिनका कि अध्ययन आपको करना ही करना है, और उनके आधार पर आपकी परीक्षा होती है। आपका प्रश्न पत्र होता है जहां प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकांकी को पढ़ते समय अपने आनंद को भूल जाएं। आपका आनंद लेने की प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए, तभी आप सच्चे विद्यार्थी हो पाएंगे। यदि आपने तनाव पैदा कर लिया और एकांकी या जो भी कोई साहित्य आपको पढ़ने को मिलता है उसका आनंद आप नहीं लेते हो, तो आप सच्चे विद्यार्थी नहीं हो सकते। क्योंकि यदि हम आनंद लेंगे, आनंद उठाएंगे या हमको आनंद आएगा, तभी उस एकांकी की गहराइयों में हम जा पाएंगे। यदि हम एकांकी को नहीं समझे तो उसकी गहराई में कैसे जाएंगे? तो गहराई में जाने के लिए ज़रूरी है कि हम जिस किसी भी कार्य को करते हैं उसको मन से करें। तो एकांकी को हम मन से पढ़ें और उस एकांकी का आनंद लें। और आनंद लेते लेते भी हम इस बात का ध्यान रखें कि हम एक विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी होने के नाते उस एकांकी के जो तत्व होने चाहिए उन पर भी आपकी दृष्टि रहनी चाहिए। जब आपकी दृष्टि रहेगी तो आप उस एकांकी का विश्लेषण कर पाएंगे, जो कि आपको परीक्षा में आप सहयोग करेगा। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे भी पूछे जाते हैं, बड़े भी पूछे जाते हैं, पात्रों के बारे में भी पूछे जाते हैं, फिर एकांकीकार के बारे में भी पूछे जाते हैं, निबंधात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और सप्रसंग व्याख्या भी आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले मैं सप्रसंग व्याख्या को यहाँ स्पष्ट कर दूं। सप्रसंग व्याख्या के लिए जानने के लिए आपको आवश्यक होगा कि आप उस एकांकी को ध्यान से पढ़ें और देखें, और जहाँ कहीं उस एकांकी में एकांकीकार कोई ऐसी बात जो सैद्धांतिक हो, जो वैचारिक हो, जो जीवन के विशेष क्षणों को छूती हो, जीवन को प्रभावित करती हो, उस क्षण को प्रभावित करती हो, तो उसको ध्यान में लाइए और फिर देखिएगा कि उस बात को कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, कब कह रहा है, किन परिस्थितियों में कह रहा है, और वो एकांकी जो आप पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं वो एकांकी कहाँ है, किस पुस्तक में है, किस पाठ्यक्रम में है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। और फिर उसके भावार्थ को समझना होगा। उस पद के या जो 4 पंक्तियाँ, 5 पंक्तियाँ, 10 पंक्तियाँ जितनी भी हैं मुख्य मुख्य किसी स्थान विशेष पर, तो उनके भावार्थ को भी समझना होगा, या लेखक वहाँ क्या चीज़ निकाल कर देना चाहता है वो भी आपको देखना होगा। तो वहाँ आकर के आप उसकी सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। पहले प्रसंग लिखेंगे, और यदि आपको ध्यान हो तो प्रसंग से पूर्व में संदर्भ भी लिखेंगे, और उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या में ये नहीं है कि आप वैसा का वैसा लिखेंगे, आप अपने शब्दों में मुख्य मुख्य बातों को लिखेंगे, और फिर आपने उसमें जो विशेष चीज़ पकड़ी है, विशेष बात पकड़ी है, जो विशेषता उसकी पकड़ी है, उन विशेषताओं को लिखेंगे, 2, 3, जिसमें अधिकतम 4। और वो काव्य शास्त्र से जुड़ी होती है, जिनमें भाषा भी शामिल है, यदि छंद है तो छंद शामिल है, शैली है तो शैली शामिल है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है वो शामिल है। तो ये सारी चीज़ें उस विशेष के अंतर्गत, या कोई विशेष बात निकाल के लेखक स्पष्ट करना चाहता है उस पद में, तो वो यहाँ आप लिख सकते हैं। तो ये व्याख्या के संदर्भ में आपकी समझ एकांकी को पढ़ते समय आपको ध्यान में रखनी होगी कि कहाँ, किसने, कब कही है, किससे कही है। तो ये सारी बातें आपको ध्यानपूर्वक जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से
छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक एक पंक्ति को आप ध्यान रखिएगा। उसमें कोई विशेष बात आती है जो आंकड़े के रूप में हो या किसी बिंदु विशेष के रूप में हो, जिसका जवाब एक शब्द में या एक वाक्य में दिया जा सके, 2 वाक्य में दिया जा सके, तो ऐसी चीज़ों को पकड़िए। तो आपके संक्षेप प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से मध्यम आकार के प्रश्न आते हैं तो उनके बारे में भी ये चीज़ें लागू होती हैं। अब आते हैं निबंधात्मक। तो निबंधात्मक में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एकांकी के तत्वों के आधार पर विवेचना कीजिए कि ये एकांकी एक अच्छी बेहतर एकांकी है। क्या एकांकी के तत्वों के आधार पर इस एकांकी की विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, इस एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? अपने विचार लिखिए। वह पात्र कैसा है? अपने विचार लिखिए, अपने विचार स्पष्ट कीजिए। वह पात्र किस तरह से पूरी एकांकी को प्रभावित करता है? या नायक के अलावा ऐसा कोई पात्र जो आपको प्रभावित करता हो, उस पर अपने विचार प्रकट कीजिए, अपने विचार लिखिए। तो आपको ये चीज़ें अपने पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए करनी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एकांकी के तत्व मालूम होने चाहिए, आपको एकांकियों के विभेद मालूम होने चाहिए, आपको एकांकी का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए, आपको एकांकी की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। तो उसके बाद ही आप एकांकी का अध्ययन कर पाएंगे। वरना तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह कह लिया, पढ़ा, आनंद लिया और भूल गए। लेकिन आप विद्यार्थी हैं, आपको भूलना नहीं है। इसलिए एकांकी का अध्ययन करते समय आप आनंद भी लीजिए, एक समीक्षक या आलोचक भी बनिए, और उसके साथ साथ आपको एक विद्यार्थी भी बने रहना है। क्योंकि आलोचक को कोई परीक्षा नहीं देनी होती,